नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य बाई कामरान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 4.0 हिंदी के लिए, और जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है एससीईआरटी और एनसीईआरटी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से एससीईआरटी पर आधारित जितने भी कवि हैं उन कवियों के बारे में एक एक कर जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, उन कवियों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपकी जो परीक्षा होने वाली है, आपकी परीक्षा में लगभग 30 प्रश्न ऐसे हैं जो साहित्य से पूछे जाते हैं, और ये जो साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि आपकी एनसीईआरटी और सीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। जो भी कवि दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उन तमाम कवियों की रचनाओं को प्रमुख रूप से पूछा जाता है। इसलिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। और मैं क्योंकि परीक्षा दिया हूँ तो मुझे अनुभव है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी जो समय, अभी जब तक विज्ञापन नहीं आया है तब तक हम पूरे सिलेबस को और सिलेबस में दिए गए कवियों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे परीक्षा करीब आएगी वैसे वैसे प्रश्नोत्तरी हम हल करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस एग्ज़ाम में, सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें अभ्यास की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं और आने की संभावना है। उन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सकें। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, प्रमुख रूप से मुंशी प्रेमचंद, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार और कृष्णचंद्र और मन्नू भंडारी, जो कक्षा 11 की जिसका नाम आरोह है, आरोह में जो कवि दिए गए हैं, उन कवियों में से मैंने प्रमुख ये जो 4-5 कवि हैं उनको मैंने लिया है। और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे वैसे कोशिश करूंगा कि जितने कवि हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएं, ताकि आपका ज्ञान बेहतर हो सके। आइए चलते हैं बिना देर करते हुए पहले कवि की तरफ। तो इसमें कुछ विचार दिया गया है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती। तो ये सिद्धांत था, ये विचार था किसका? जीवन में साहित्य का स्थान क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने इसके विषय में कहा है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती। सबसे पहले जो कवि को मैंने लिया है आपके पाठ्यक्रम से, वो है मुंशी प्रेमचंद। तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। यही छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। और ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। ठीक, नवाब राय के नाम से ये उर्दू में लिखते थे। इनका जन्म 1880 में हुआ था। लमही गांव में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये वाराणसी में लमही पड़ता है। लमही एक स्थान है वाराणसी के अंतर्गत, वहीं पर 1880 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, सेवा सदन, और ये जो रचना है सबसे पहले उर्दू में लिखी गई थी, किसके नाम से? इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में, इससे संबंधित मैंने प्रश्न बनाया था, बाज़ारे हुस्न के नाम से। तो सेवा सदन का उर्दू रूप क्या है? बाज़ारे हुस्न। प्रेमाश्रम उनकी दूसरी रचना है। रंगभूमि है, निर्मला है, उसके बाद कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि, गोदान। उपन्यास इनका सोजे वतन, मानसरोवर, 8 भाग, यानी जो इनकी कहानियां हैं, उन कहानियों को इन्होंने मानसरोवर के रूप में इन्होंने 8 भागों में मानसरोवर के नाम से संकलित किया है। इनकी कहानियों का संग्रह क्या कहलाता है? मानसरोवर कहलाता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कहलाता है। और उसके बाद कुछ इनके नाटक भी हैं, जैसे करबला है, संग्राम है, प्रेम की वेदी है, और कुछ इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं, जिसमें से कुछ विचार, विविध प्रसंगों पर आधारित इनके निबंध हैं, कुछ विचार। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं।
उपन्यास में अगर हम बात करें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। और वहीं पर इनकी अगर कहानी की बात करें तो मानसरोवर के नाम से इनकी कहानियों का संग्रह है। और इनके नाटक भी हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। उसके बाद मृत्यु इनकी कब हुई थी, और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ, इनकी पत्नी का क्या नाम था ये भी जानते रहिए, शिवरानी देवी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग। ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद की ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा का कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल कर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी उर्दू का जो मिश्रित रूप है उसे हिंदुस्तानी कहा जाता है। भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर ही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। तो उपन्यास के संबंध में, उपन्यास यानी कथा साहित्य के संबंध में मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। जो सेवा सदन उपन्यास है ये विषयावृत्ति पर आधारित है, इसको आप जानते रहिए। उसके बाद ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ये सब सारी रचनाएं आपको याद करनी है। प्रेम आश्रम, सेवा सदन, पंच परमेश्वर, बड़ी घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही है। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचना जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है जिसका नाम है नमक का दरोगा, तो ये नमक का दरोगा जो है ये इनका प्रथम प्रकाशन का हुआ था 1914 में। ये भी जानते रहिए कि नमक का दरोगा का जो प्रकाशन हुआ 1914 में। नमक का दरोगा कब प्रकाशित हुआ? 1914 में। ये उनकी बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रूप में एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत है की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति, तो इस तरह के जो विचार है ना वो आपके एग्जाम में जो पैसेज पूछा जाता है वो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें आप जो मैं व्याख्यात्मक रूप से बता रहा हूँ उसको जो है ना आप बहुत अच्छे से सुनिए और पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें गद्य में आती है जो आपका पद्यांश होता है लगभग, और गद्यांश और पद्यांश दोनों आता है। तो इसमें विचारों की प्रधानता होती है, उसको समझना होता है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ें
ताकि उसमें गलत होने की संभावना कम रहे। क्योंकि पैसेज में गलत होने का मतलब आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। देखने में प्रश्न आसान लगते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। खासकर से बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है बीपीएससी का, और जो ऑप्शन होते हैं उसके, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। आगे कहा गया है कि धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्र है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की किस रचना के पात्र मुंशी वंशीधर हैं? तो आप जानते हैं नमक का दरोगा, क्योंकि ये रचना जो है आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसको इन पात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। और पंडित आलोपीदीन है। उसके बाद ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे में से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो ये जो विचार है वो किसका है? पंडित आलोपीदीन का है। इसको आप जानते रहिए कि पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को कहा था ये बात। प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति की अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है और इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यानी जो कहानी का जो अंत होता है वो सत्य की जीत के साथ होता है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एक रचना है मुंशी प्रेमचंद की। इसमें हमने जाना कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, और जो रचना आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उसका सामान्य परिचय क्या है और उसका सार क्या है। तो इतना आप जानते रहिए, इससे बहुत ज़्यादा बार नहीं आने वाला है, क्योंकि परीक्षा में दिया हूँ इसलिए मैं चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ बता रहा हूँ और बहुत सारा ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा भ्रम की स्थिति में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ आप पढ़ते रह जाएंगे और सिलेबस से आप दूर हो जाएंगे। अगली जो रचना है कृष्णा शोभती की है, मियाँ नसीरुद्दीन। और इसका जो रचना का जो के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में जानेंगे। और जो कवित्री हैं इनकी क्या पहचान है। समय ही वो रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। कृष्णा शोभती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी हिस्से में हुआ था, और जो वर्तमान में क्या है पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके उपन्यास हैं प्रमुख रूप से। तो जिंदगी नामा किसके उपन्यास है? कृष्णा शोभती के। दिलो दानिश किसके उपन्यास हैं? कृष्णा शोभती के। ए लड़की किसके उपन्यास है? कृष्णा शोभती के। समय सरगम किसके उपन्यास है? तो ये सारे जो उपन्यास हैं वो कृष्णा शोभती के। उसके बाद इनकी कहानी संग्रह है, जैसे डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे की इनकी कहानी संग्रह है। हम अश्मत शब्दों के आलोक में इनका शब्द चित्त और संस्मरण है, ये भी जानते रहिए। और उसके बाद इनको कुछ सम्मान भी दिए गए हैं, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान इनको दिया गया है, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान दिया गया है, साहित्य अकादमी की मातर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया। इनकी मृत्यु जो है वो 25 जनवरी सन 2019 को। तो इनकी मृत्यु कब हुई है? 25 जनवरी सन 2019
19 में। उसके बाद हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा शोभदी की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि हम कम लिखना विशिष्ट लिखना है। तो कौन ये मानता है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है? तो आप जानते रहिए, कृष्णा शोभदी। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा शोभदी का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच इसी रचना है यशपाल की। राई मासूम रजा की आधा गांव किसकी रचना है? आधा गांव। और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा शोभदी का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो ये जो सारी रचनाएं हैं जिसको हमने बताया, ये सारी रचनाएं भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। उसी तरह से कृष्णा शोभदी का जो जिंदगी नामा है वो भी भारत पाकिस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हमशमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो ये मियां नसीरुद्दीन जो रचना है ये शब्द चित्र है किससे? हमशमत जो इनका संग्रह है, संस्मरण है, उससे लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। उसके बाद आपके जो पाठ्यक्रम में दिए गए जो अगले कवि हैं वो दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक गजलकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनकी साए में धूप उनकी प्रसिद्ध रचना है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार जो है, इनका जन्म 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सूर्य का स्वागत है, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये प्रमुख रचना इनकी है। जलते हुए वन का वसंत किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की है। आप इसको जानते रहिए। एक कंठ विस्फाई इनका गीति नाट्य है और छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनका उपन्यास है। तो ये जो रचनाएं हैं इसको जानते रहिए। इनकी मृत्यु सन 1975 ईस्वी में हो गई थी। इनका साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन जो है परिमल संस्था से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते रहिए कि दुष्यंत कुमार जो है परिमल संस्था से जुड़े हुए थे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्फाई शीर्षक गीतिनाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत की 2 गजल दी गई है और उनकी गजल संग्रह साए के धूप से ये ली गई है। और गजल किसे कहते हैं जिसमें प्रेम और इश्क की बात की जाए, वो गजल कहलाती है। इसीलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं।
उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं, एक रूप के। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनकी जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। और ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली से ये पंक्ति है, इसको आप जानते रहिए। और भवानी प्रसाद मिश्र अगले कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में दिए गए, और इनका जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसा कि इनकी प्रमुख रचनाओं में सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम नमम आदि। इनको प्रमुख सम्मान जो दिया गया था साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत इनको किया गया है। उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1985 ईस्वी में हो गई। और सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले विश्व जी ने गांधी वाग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। और भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं वे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। तो जो रचनाएं आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, फिर दोबारा आप वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार लिखेंगे उसके बाद वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएगी। इसलिए लिखने का प्रयास करिए। जो रचनाएं आपको लगती हैं कि ये काम की है तो आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जितने भी कवियों को मैं ले रहा हूँ अपनी वीडियो में वो सारे कवि इम्पोर्टेंट हैं। और इम्पोर्टेंट तो सब जितने कवि हैं सबको पढ़ना आपको है, क्योंकि परीक्षा देना है। परीक्षा में ये निर्धारित नहीं होता कि कहाँ से आएगा, इसलिए जो भी पाठ्यक्रम में चीज़ें दी गई हैं सबको पढ़ना है आपको। इसके बाद मैं व्याकरण से संबंधित प्रश्नावली लेकर के आऊँगा। प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है व्याकरण में उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा, और आप ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सकें। अनावश्यक रूप से वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, ताकि इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई वीडियो बनाई जाए उसका कोई अर्थ ना हो। और मेरा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों इस वीडियो से और आपको लाभ मिले। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर की याद रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। कोई कितना भी दूर चला जाए, लेकिन घर पे जो सुकून मिलता है व्यक्ति को वो और कहीं नहीं मिल सकता।
इसलिए कुछ इसी तरह का मर्म इस कविता में देखने को मिलता है, जिसको भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने जेल प्रवास के दौरान रेखांकित किया है। अगले जो कवि हैं कृष्णचंद्र हैं, और इनकी जो आपकी जो सीआरटी है उसमें कुछ पंक्तियां इस तरह से दी रहती हैं कवियों की बारे में शुरुआत करने से पहले। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। कृष्णचंद्र का जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरांकला में हुआ था, और प्रमुख रचनाएं इनकी है एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह इनके। उसके बाद शिकस्त चरगांव की रानी सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रचना, एक गधे की आत्मकथा कृष्णचंद्र की। अन्नदाता हम वैशी हैं, और उसके बाद जब खेत जागे, और 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे। और यहाँ जो रचना इनकी है एक वायलिन समंदर के किनारे, ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। कागज़ की नाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये कागज़ की नाव इनकी, और मेरी यादों के किनारे, ये सारे उपन्यास। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है, सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई है। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। तो कृष्णचंद्र कैसे कथाकार माने जाते हैं? उर्दू के कथाकार। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में रहे। और कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत लिखे थे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल आईने के सामने, ये जो रचना है ये इसको याद रखिएगा आप, महालक्ष्मी का पुल आईने के सामने। मशहूर इनकी कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। तो ये सारी चीजें हैं। और तो आपके पाठ्यक्रम कक्षा 11 में जो आरोह नामक जो पुस्तक है, उसमें जो आपके कवि दिए गए हैं, जो रचनाएं हैं, वो आपको पढ़ना है। मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है ताकि मैं आप तक कुछ चीज़ें पहुंचा सकूं, और मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर बेहतर लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे, आप इसी तरह से लाभान्वित होते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत